नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा। यूपी में विधानसभा चुनाव में 6 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत में मजहबी रंग जमना शुरू हो चुका है। यूपी में अपनी जमीन तलाशने के लिए असदुद्दीन ओवैसी 3 दिन के लिए दौरे पर है। ओवैसी यूपी में मुस्लिम वोट पाने के लिए मजहबी कार्ड खेल रहे हैं और मायावती वो ब्राह्मण वोटों को साधने में जुटी हुई है। योगी आदित्यनाथ अपना विकास कार्ड जनता के सामने रख रहे हैं। ओवैसी ने यूपी में पहुंचने से पहले ही मुस्लिम कार्ड खेल दिया। राम की नगरी अयोध्या से अपने मिशन की शुरुआत की, लेकिन जानबूझकर वहां जो पोस्टर लगाए गए उसमें अयोध्या का जो नाम है वो फैजाबाद लिखा गया। हालांकि विवाद बढ़ा तो फिर फैजाबाद के ऊपर पोस्टर चिपका दिए गए। लेकिन ओवैसी ने अयोध्या में रैली से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर मुस्लिम कार्ड खेला और उन्होंने अतीक अहमद, बाहुबली गैंगस्टर अतीक अहमद और उनकी पत्नी को AIMIM में शामिल करा लिया। ओवैसी को यूपी में बाहरी वाला तमगा हटाना था। ऐसे में ओवैसी ने यूपी दौरे के पहले ही दिन मजहब वाली लकीर खींच दी। बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी को अपनी पार्टी में शामिल किया, अतीक अहमद को भी पार्टी की सदस्यता दी। इसी के साथ ओवैसी ने बाहुबली अतीक अहमद को अपने पाले में लाकर खुद को यूपी के मुसलमानों का मसीहा बताने की कोशिश की। इतना ही नहीं, अतीक अहमद के बहाने यूपी में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने की कोशिश की। ओवैसी ने एक गैंगस्टर को, एक बाहुबली को अपनी पार्टी में जगह देते हुए क्या तर्क रखे, क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। जिस किसी पॉलिटिशियन का नाम प्रज्ञा होगा, अजय होगा, कुलदीप होगा, संगीत होगा, सुरेश होगा, कपिल होगा, वो लोकप्रिय नेता होगा। और जिसका नाम अतीक होगा, जिसका नाम शहाब होगा, जिसका नाम मुख्तार होगा, वो बाहुबली हो जाएगा। ये रियलिटी है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। और अगर अतीक अहमद मुजफ्फरनगर कांड से पहले अगर कोई प्रोवोकेटिव स्पीच देते और गोरखपुर में कोई और भाषण दे देते और उसके बाद गड़बड़ हो जाती, तो हो सकता, या फिर उनका उस समाज से ताल्लुक होता जिसके पास सत्ता है, तो यकीनन उनके खिलाफ भी केसेस विड्रॉ हो जाते। तो अब गैंगस्टर पसंद आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी को और वो तर्क दे रहे हैं कि आप हिंदू नाम वालों को तो नहीं गिनते, लेकिन अतीक अहमद को गैंगस्टर बताते हैं। उन पर जो आरोप हैं वो जेल में हैं, इससे उनको फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने बीजेपी पर हमला तो बोला ही, साथ ही समाजवादी पार्टी और BSP पर भी मुसलमानों के नाम पर हमला बोला। ओवैसी चाहते हैं कि मुस्लिम वोट बंटने की बजाय उनके पाले में आए। बीजेपी ने ओवैसी पर मुस्लिम वोटर्स को डर दिखाकर वोट पाने की सियासत करने का आरोप लगाया। मुस्लिम समाज को केवल वोट बैंक की राजनीति, वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा करके केवल वोट लेने का काम करते हैं। कभी इनके विकास के लिए, कभी इनकी बढ़ोतरी के लिए कोई काम नहीं किया। मुसलमान का बच्चा तो वो पंचर बनाने की दुकान करेगा, वो स्कूटर का मिस्त्री ही रह जाएगा। हमने अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में लैपटॉप हो, इसकी भी व्यवस्था दी। आधुनिक शिक्षा से जुड़े, उसके लिए एनसीईआरटी की किताबें दी। ओवैसी साहब जानबूझ के कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहे हैं। उन कंट्रोवर्सीज के माध्यम से यूपी में अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। लेकिन शुक्र है कि अब ओवैसी साहब के एजेंडे में अयोध्या आई है। आए, जरूर आए। हर भारत के नागरिक को हर जगह जाने का अधिकार है, लेकिन अयोध्या को निजाम शाही मत बनाए, राजक की फौज मत बनाए, अत्याचार मंदिर गिराने वाली फौज मत बनाए। जिससे आपने ओवैसी को सुना, उनकी पॉलिटिक्स को देखा, उस पर बीजेपी का रिएक्शन देखा। मायावती, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सब पर बरस पड़ी, खुद को ब्राह्मण हितैषी बताया और बड़े बड़े वादे मायावती ने भी कर दिए आज। जिससे अब प्रबुद्ध वर्ग में से विशेषकर ब्राह्मण समाज के लोग भाजपा सरकार की ऐसी गलत नीतियों व उनकी जातिवादी एवं द्वेषपूर्ण कार्यशैली आदि से काफ़ी ज़्यादा दुखी व त्रस्त ही नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा
आक्रोशित भी हैं, गुस्से में भी हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव शुरू हो, उसकी तारीखों की घोषणा हो, उससे पहले माहौल पूरा सियासी हो चुका है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर सियासी खेल चल रहा है। ऐसे में आज राष्ट्रवाद में सवाल ये कि यूपी में सामने चुनाव है, जाति धर्म को लेकर तनाव है। गैंगस्टर अपना है क्योंकि चुनाव जीतना है। मुसलमानों को भड़काएंगे तभी मुस्लिम वोट पाएंगे। ओवैसी का सीक्रेट प्लान, किसे सीएम बनाएंगे भाईजान, और मजहब की सियासत से यूपी में जीत मिलेगी क्या? और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। के शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अब्दुल हाफिज गांधी, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और आसिफ सुहेल जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और एआईएमआईएम का पक्ष भी रखेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। आसिफ सुहेल, असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश में अपने सियासी सफर शुरू करने, चुनाव में कूदने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में एक गैंगस्टर अतीक अहमद मिला और कोई नहीं मिला। जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति का ये आलम है, वहाँ की आवाम इतनी कंफ्यूज है कि राजनेता अपराध में है या अपराधी राजनीति में है, ये सवाल है वहाँ की आवाम का। आप देख सकते हैं 62 बीजेपी के सिटिंग एमपी क्रिमिनल केसेस है, 114 एमएलए प्रेजेंट उत्तर प्रदेश के सिटिंग एमएलए उनके ऊपर केसेस है, 14 समाजवादी पार्टी, बीएसपी, बड़े नाम अगर मैं लूं आपको, अजय है, अनुराग सिंह है, प्रज्ञा ठाकुर है, ये सब भी है ना, इनके ऊपर पे तो संगीन क्रिमिनल की चार्जेस है। प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर तो बहुत बड़ा संगीन क्रिमिनल चार्ज चल रहा है। एक अतीक अहमद के ऊपर क्यों इतना बवाल मच रहा है बोलिए आप? उन्होंने तो अभी कन्विक्शन नहीं हुआ है ना उनका भी। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर ही जो वो सब क्राइम है, आप एक आदमी को लेके आप असदुद्दीन ओवैसी पे सवाल नहीं उठा सकते। वहाँ के खुद के मुख्यमंत्री खुद अपने नाम का केस। अरे भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अतीक अहमद क्या है क्या नहीं है, ये दुनिया से छिपा तो नहीं है। आपको अतीक अहमद के अलावा अगर आपको मुसलमानों का ही वोट चाहिए, पूरी मुस्लिम कौम में कोई ऐसा नेता नहीं दिखा जिसको आप कहते कि ये साफ छवि वाला है। बीजेपी गलत करे, सपा गलत करे, बीएसपी गलत करे, इसलिए आपने कहा हम भी गैंगस्टर को उठा लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा, देखिए मुजफ्फरनगर के 77 केसेस को योगी आदित्यनाथ ने विड्रॉ किया, खुद के ऊपर केस विड्रॉ किया। उन्होंने एक सिस्टम बना दिया, उनके साथ रहो या नहीं तो उनके ऊपर केसेस बुक कराए जाए। अरे भाई, आप मुझे इतना बता दीजिए, अतीक अहमद गैंगस्टर है कि नहीं है? अतीक अहमद जेल में जो अतीक अहमद है वो गैंगस्टर है कि नहीं है? अभी 114 सिटिंग एमएलए में गैंगस्टर नहीं है क्या? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अतीक अहमद गैंगस्टर है कि नहीं, ये बताइए ना। देखिए, वो तो अभी चुनाव, अभी कोर्ट बताएगी वो होगा है या नहीं। आपकी नजर में अतीक अहमद गैंगस्टर है कि नहीं है? मेरी नजर में देखिए, आप, मेरा सवाल भी यही है आपसे कि आपको 114 लोगों के अंदर कोई क्रिमिनल नहीं दिखा, कोई गैंगस्टर नहीं दिखा, उसके ऊपर कभी आपने जो है मुद्दा नहीं उठाया। अच्छा ठीक है, एक मिनट आसिफ सोहेल, आपका तर्क ये है कि एआईएमआईएम ने अतीक अहमद को टिकट इसलिए दिया, सुनिए ना एक मिनट, उनको पार्टी में इसलिए लिया, अभी तो आप टिकट भी दे ही देंगे, मैं कह रहा हूं आपने उनको पार्टी में इसलिए लिया, एआईएमआईएम ने अतीक अहमद को पार्टी में इसलिए लिया क्योंकि बीजेपी में, सपा में, बीएसपी में, उसमें भी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोग हैं। बीजेपी कर सकती है, सपा कर सकती है, बीएसपी कर सकती है, तो एआईएमआईएम भी कर सकती है। अब मुझे ये बताइए, बीजेपी, अब मेरा सवाल सुन लीजिए, अब बीजेपी जो है करीब 300 हिंदुओं को टिकट देगी, 350 हिंदुओं को। एआईएमआईएम ये देखकर कि सपा, बसपा और बीजेपी हिंदुओं को टिकट दे रही है, आप 100 में से 90 लोगों को हिंदुओं को टिकट देंगे एआईएमआईएम में? बिल्कुल देंगे, अगर वहां पे मजबूत लोग होंगे तो उनको बराबर देंगे। उसमें मजबूती देखेंगे, बीजेपी जो कर रही है वो नहीं देखेंगे। नहीं, देखिए, उनके संसदीय क्षेत्र के अंदर उन्होंने हिंदुओं को टिकट दिया है, चुनाव जीते हैं उनके पास भी। आप ये मत बोलिए कि वो हिंदुओं के नेता किसको दिया? किसको दिया? एआईएमआईएम जो है वो मुसलमानों को छोड़ के उनके मुंह से कुछ निकलता नहीं है ओवैसी के मुंह से। क्यों नहीं? अरे वो तो बराबर बोले। देखिए, क्या बोले? बताया ना, हम ओबीसी भी हमारे भाई है, दलित भी हमारे भाई है, उनके मुंह से तो निकला है ना। आपके खुद के प्रेस, आपके रिपोर्टर वहीं बैठे हुए थे आपके टाइम्स नाउ के वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पर। के शर्मा जी, उनका तर्क ये है अतीक अहमद कोई गैंगस्टर नहीं है जब तक कोर्ट जो है वो वर्डिक्ट ना दे, और आपकी पार्टी में भी उतने ही लोग जो हैं करप्ट हैं, उन पर क्रिमिनल केसेस हैं, इसलिए अतीक अहमद को पार्टी में ले लिया उन्होंने। कोई अब उनका जवाब सुनिए सर, आपने जो बोला अब उनका जवाब ले लेने दीजिए। के शर्मा, पैरामीटर चेक करोगे ना आप तो बीजेपी के ज्यादा निकलेंगे आपको।
सुशांत जी, अब बंद कराएंगे तब बोलूंगा। जी बोलिए बोलिए। सुशांत जी, देखिए बात इसकी नहीं है कि अतीक अहमद गैंगस्टर हैं या नहीं, ये तो सारा देश जानता है। मुख्तार, उनका भी नाम लिया उन्होंने, तो ये सबको पता है मुख्तार अंसारी क्या हैं, अतीक अहमद क्या हैं, किस तरह से उनके सारे अभी प्रॉपर्टीज़ को ध्वस्त किया गया, जो कि 2 नंबर की प्रॉपर्टीज़ थी और गलत तरीके से बनाए गए थे। इस सरकार ने उसे वसूला है उससे। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आखिर में वहाँ पर ओवैसी साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश का चुनाव कुल 6 महीने का बाकी है। अब इनको उत्तर प्रदेश में ओवैसी को अपनी पहचान बनानी है। अब वो अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं, क्योंकि एक नेता उनका वहां नहीं, एक कोई जनप्रतिनिधि उनका वहां नहीं, कुछ भी नहीं है। और बैकग्राउंड क्या है ओवैसी जी का? एक कट्टरवादी सांप्रदायिक नेता, ये बैकग्राउंड है ओवैसी जी का। लगातार समाज में ऐसे बयान करना, जहर बोना, समाज को बांटने वाला बयान करना, यही उनकी तकरीर रही है आज तक, उनकी हो या उनके भाई की। आपको याद होगा 15 मिनट का समय दे दो, ये सब कुछ उनके। लेकिन मैं सुशांत जी एक चीज और भी आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह वो पहचान ढूंढ रहे हैं। ओवैसी साहब की 3 पुश्तें खप गई हैदराबाद के अंदर में। स्वतंत्रता के बाद 3 पुश्तें उनकी वहां राजनीति की हैं। हैदराबाद के मुस्लिम इलाके में वो कुल 57 सीट लड़ते हैं। वो हैदराबाद से 3 पुश्तें खपाने के बाद भी ग्रेटर हैदराबाद की पार्टी नहीं बन पाए हैं ओवैसी। आप समझ सकते हैं इसको। 150 सीट है ग्रेटर हैदराबाद में, पर उनको बिहार में तो पूरी सीट आई ना सीट भी सर। चुनाव नहीं लड़ते, उनको बिहार में सीट आई, वो वहां लड़ेंगे तो उनकी हैदराबाद में ना आई हो, लेकिन बिहार में तो आई सीट। इसलिए मैं आपको बताता हूं, मैं सुनिए एक मिनट सुन लीजिए ना सर। जिन इलाकों से आई है वो इलाके भी आप देख लीजिए। मैं जो कहना चाह रहा हूं वहां तक मुझे पहुंचने दीजिए, मुझे पहुंचने दीजिएगा जरा वहां तक, इसके बाद फिर आप बोलिए। हैदराबाद जो है ग्रेटर, वो क्या है हैदराबाद? वो टोटल मुस्लिम बाहुल इलाका। यही चीज उन्होंने किया है जो अन्य क्षेत्र है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि केवल मुसलमान भाइयों को भड़काकर और समाज में जहर बोकर बंटवारा की राजनीति करके, पर वो जो है इस तरह चाहते हैं कि शर्मा जी, आपने इस बात का जवाब नहीं दिया, वो दूषित हो। लेकिन आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि आपकी पार्टी में भी क्रिमिनल केसेस जिनके ऊपर हैं वो लोग हैं जो वो तर्क दे रहे हैं। जी मुझसे पूछा है सवाल आपने? नहीं, के शर्मा जी, 2 तरह के केसेस हैं ना सर। सुशांत जी आप भी जानते हैं अच्छी तरह से। सुन, मैं वो नहीं कह रहा हूं। क्रिमिनल केसेस के लोग जो है, कई तरह के केसेस, राजनीतिक केसेस भी होते हैं और अन्य तरह के भी केसेस हैं, तो मैं इसकी कोई तुलना करने वाला नहीं हूं। अतीक अहमद को लीजिए, आप सर माथे पे चढ़ाइए। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है ना, मुख्तार अंसारी को वहां की जनता जानती है ना, कौन जेल में है, कौन बेल पे है, सबको पता है। तो इसमें हमें उसकी वो बात थोड़ी ना करनी। मैं तो आज एक बात आपसे कहना ये ओवैसी साहब ने आते ही अतीक अहमद से शुरुआत किया, क्योंकि आपको क्या लगता है? उनका कहना है समाजवादी पार्टी ने भी मुसलमानों का कोई भला नहीं किया। सुशांत जी, आपको शायद पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी, मैं बता देता हूं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। आप एक बार गांधी जी बोल रहे हैं। हाँ बोलिए, आप बोलिए। नहीं बोलिए अब्दुल हाफिज भाई। सुशांत जी, मैं कह रहा था कि आपको ये शायद पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है। लेकिन ओवैसी जी जब भी आते हैं, सबसे ज्यादा अटैक, सबसे ज्यादा प्रहार वो समाजवादी पार्टी पे करते हैं। तो शायद उनकी प्रायोरिटीज जो है वो करेक्ट नहीं है। उनकी प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि सत्ता से सवाल होना चाहिए। उनको ये पूछना चाहिए कि अगर वो एक खास वर्ग की राजनीति करते हैं तो उनको पूछना चाहिए कि खास वर्ग के इलाकों में अभी तक डेवलपमेंट क्यों नहीं पहुंचा है, या क्यों नहीं वहां पर सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन उनका सवाल सत्ता से नहीं होता है, उनका सवाल होता है समाजवादी पार्टी से। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि समाजवादी जो MIM की जो राजनीति है और जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, वो एक तरह की राजनीति है। आपको शायद याद होगा कि ओवैसी साहब ने चैलेंज किया था और योगी जी ने उसको एक्सेप्ट किया। वो जो हम पुराने जो हम बचपन में राजा और तोते की कहानी सुनते थे कि तोते की गर्दन मरोड़ जाए तो राजा को दर्द होता है, यानी राजा और तोते का जो एग्जिस्टेंस है वो एक दूसरे से होता है। और शायद मैं समझता हूं कि ओवैसी साहब यही करने आए हैं। आपको शायद याद होगा कि फूलपुर में उपचुनाव हुआ था 2018 में, तो अतीक साहब ने वहां से चुनाव लड़ा था। और अतीक साहब ने क्यों चुनाव लड़ा था,
वो सबको ही जानता है। उसके बावजूद भी हम लोग जीते थे फूलपुर बाई इलेक्शन, अतीक लेकिन साहब, भारतीय जनता पार्टी ने अतीक साहब को वहां खड़ा किया था। ये पूरे अतीक उत्तर प्रदेश की साहब, जनता जानती है। तो आज अतीक साहब और एमआईएम क्यों उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो रहे हैं? आप भी तो गैंगस्टर को साहब कह कह के बुला रहे हैं। नहीं है। जी सुशांत जी, मैं कह रहा हूं आप भी तो गैंगस्टर को साहब कह कह के बुला रहे हैं, तो आप में और एआईएमआईएम की सोच में क्या फर्क है? अतीक साहब क्या होता है? गैंगस्टर अतीक अहमद बोलिए। आपको भी मैं जी कह के बुला रहा हूं। ये तो संस्कृति नहीं, का फर्क है ना। मैं गैंगस्टर हम जिस बैठा हूं क्या? संस्कृति से आते मैं हैं, आपको जी बोल रहा हूं, आपको भाई बोल रहा हूं, क्योंकि आप जो है सम्मानजनक व्यक्ति हैं। अतीक अहमद कब से हो गया भाई? ये संस्कृति का फर्क है। हम जी और साहब हर किसी को बोलते हैं। नहीं, ये संस्कृति अभी मैं आपको बोलूंगा कि आप ओसामा बिन लादेन को बोलिए ओसामा बिन लादेन, तो आप ओसामा बिन लादेन साहब थोड़ी बोलेंगे। तो मैं तो प्रज्ञा जी भी बोलता हूं। तो प्रज्ञा जी भी बंद बोलिए अगर आपको लगता है प्रज्ञा जी और आपको लगता है प्रज्ञा जी और अतीक अहमद में फर्क नहीं है। उनके कारनामे क्या हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर हम किसी को संबोधन जी लगा के करते हैं या साहब लगा, आपका नेटवर्क कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, मैं आ रहा हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये जो आरोप है कि एआईएमआईएम जो है वो बीजेपी की बी टीम, वही अभी फिर से शुरू हुआ है कि वो समाजवादी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, मुस्लिम वोट काटने आए हैं, इसलिए उन्होंने अतीक अहमद से शुरुआत की है। देखिए सुशांत जी, मुझे लगता है कि ये जो ए टीम बी टीम वाला फॉर्मूला चलता है ना, ये बड़ा रोचक है। और एक समय में उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता था कि सपा और भाजपा ये दोनों एक दूसरे से इसीलिए लड़ते हैं कि एक दूसरे का वोट बढ़ा देते हैं। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई तो भाजपा के लोगों का क्या हुआ, या जब अभी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो सपा के लोगों को क्या हुआ, सबको पता है। तो ये ए टीम बी टीम वाला फॉर्मूला ये सिर्फ साजिशी सिद्धांत भर है। अगर साजिशी सिद्धांत नहीं होता तो अभी तो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए, अभी तो तेलंगाना में जब सरकार बनी तो किसकी सरकार है, तो ये खैर छोड़ दीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। संयोगवश उत्तर प्रदेश में जिन अतीक अहमद की बात हो रही है उसी शहर का मैं भी हूं, और उस वक्त तो मैं विश्वविद्यालय में था, जलवे हुआ करते थे अतीक अहमद के। समाजवादी पार्टी के लोग उनको पलक पावड़े बिछाए घुमा करते थे, सर पर रखते थे। और इलाहाबाद में बसपा का एक नेता राजू पाल उसकी हत्या में आरोपी थे। और ये सब जानते हैं दो ही तरह से नेता की छवि बनती है। नंबर एक जनता के बीच में क्या संदेश है। तो आप प्रयागराज चले जाइए, कोई भी कहेगा तो अतीक माफिया है, गैंगस्टर। दूसरा, कानूनी तौर पे क्या छवि है। तो गैंगस्टर एक्ट में मामले दर्ज हुए हैं, बाकायदा अलग अलग जेलों में रहने के बाद उत्तर प्रदेश की देवरिया जेल से बिजनेसमैन को वसूली का फोन कर दिया और उसको कहा गया है कि उसको जेल में बुलाकर पीटा और तब फिर गुजरात की जेल भेज दिया गया। तो अब ए टीम बी टीम का पता नहीं, लेकिन ओवैसी को यह पता है कि मुसलमानों को कैसे अपने साथ करना है। क्योंकि अतीक अहमद को हम आप किसी भी तरह से देखें, ये भी सच है कि अतीक अहमद 5 बार का विधायक है, अतीक अहमद सांसद बनकर पहुंचा है। इसलिए ओवैसी को पता है कि समाजवादी पार्टी के सामने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, और देखिए बहुत साफ तौर पर नहीं, पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आती। आसिफ सोहेल, मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्या है, आप कुछ भी तर्क दें, अतीक अहमद क्या है वो सबको पता है, लेकिन उसको पार्टी में इसलिए ले लिया जाए कि उसके नाम पर मुस्लिम वोट आ जाएगा। ये मुसलमान वोट बैंक क्या किसी को भी वोट दे सकता है क्या, सिर्फ इस बात पर कि वो गैंगस्टर हो ना हो लेकिन मुसलमान है? देखिए, पहले तो मैं आपको एक क्लैरिटी दूंगा। किसी ने अभी बताया कि ग्रेटर हैदराबाद में जीते नहीं। देखिए, हैदराबाद हमारा है, जिम्मेदारी भी हमारी है। यहाँ पे नफरत की राजनीति के लिए हमने जगह नहीं दी। इन्होंने अपने 44 सीट बरकरार रखे, हारे टीआरएस ने, बीजेपी को उसने जो तो जगह दी है। और दूसरी बात, आप रही मुसलमान वोट बैंक की बात, जब देखिए आप यादवों के वोट बैंक है, दलित का वोट बैंक है, ठीक है, हर किसी का है। आज मुसलमान अपनी आवाज रखने की कोशिश कर रहा है, वो दर्द में है। अगर तो उसमें गलत क्या बात है, अगर उसको जो आगे लेकर जा रहा है। आप कई गैंगस्टर्स जो तो कई पार्टीज में थे, बीजेपी में सब में ज्यादा क्रिमिनल एमएलए और एमपी है अभी वहां पे। आप जब सवाल नहीं करें तो टिकट क्यों दिए, उनसे क्यों मदद ली आपने चुनाव जीतने के लिए? योगी आदित्यनाथ के खुद के ऊपर गोरखपुर में केस था,
वो खुद ने उससे विड्रॉ किए, जब कोई सवाल नहीं किए। देखिए राजनीति के अंदर ये चीजों से लेते हुए आगे चलना होता है। और रही अतीक अहमद की बात, वो 5 बार चुनकर आए हैं, 25 साल एक बार सांसद रहे, लोगों ने उन्हें चुनकर लाया है। आप गैंगस्टर एक्ट में बुक करो या कोर्ट जब तक अपना वर्डिक्ट नहीं दे, ये सारा पॉलिटिकल वेंडेटा होता है केसेस का राजनीति के अंदर, जब तक कन्विक्शन नहीं आता। चलिए भाई के शर्मा जी, क्लियर हो गया। अब अतीक अहमद को कोई गैंगस्टर नहीं बोलेगा, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। वो महान व्यक्ति हैं इस देश की सियासत में और उनका सम्मान होना चाहिए। अतीक अहमद को आज से गैंगस्टर नहीं बोला जाएगा, बोल दिया आसिफ सोहेल। आप तो प्रज्ञा ठाकुर को तो सम्मान देकर तो इतना बड़ा वो करे है ना आपने। प्रज्ञा ठाकुर के मामले में कोर्ट में क्या हुआ है जरा बताइए, अब मुझे बैठ के बताइए पहले। नहीं बड़ा प्रज्ञा ठाकुर सुन रहा हूँ। प्रज्ञा ठाकुर मामले में क्या हुआ बताइए जरा। ठाकुर को गैंगस्टर एक्ट में जाकर नहीं आई। नहीं प्रज्ञा ठाकुर मामले में कोर्ट, प्रज्ञा ठाकुर मामले में कोर्ट में क्या हुआ मुझे बताइए पहले। बताइए आप मुझे। अरे आप बताइए ना पहले, प्रज्ञा ठाकुर मामले में कोर्ट में क्या हुआ है बताइए तो पहले। अरे आप बोलिए ना, ठीक है, मैं नहीं जानता, आप तो बताइए। नहीं मैं, अरे आप तब से प्रज्ञा ठाकुर कर रहे हैं, ओवैसी प्रज्ञा ठाकुर कर रहे हैं। प्रज्ञा ठाकुर मामले में क्या हुआ कोर्ट में बताइए ना दर्शकों को। मैं आपसे वही बोल रहा हूँ, आपकी जो स्टोरी है वो बताइए, मैं जो बोलूंगा उसको तो आप मानने के लिए। नहीं मैं मानूंगा, बताइए आप बताइए मेरी, आप बताइए अपनी स्टोरी बताइए ना। आप मैं बोल रहा हूँ ना, आप सुनना चाह रहा हूँ। नहीं आप बताइए, मैं आपकी स्टोरी मानूंगा, मैं आपकी स्टोरी मानूंगा। आप प्रज्ञा ठाकुर के बारे में बताइए कोर्ट में क्या हुआ। मैं प्रज्ञा ठाकुर पे क्या केस चल रहा है पहले ये बोलिए आप मुझे। वो गैंगस्टर एक्ट में है। अरे भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्रज्ञा ठाकुर मामले में कोर्ट में क्या हुआ आखिरी बार। मैं नहीं जानता हूँ, आप बताइए ना। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मुझे ये बताइए, प्रज्ञा ठाकुर के मामले में ये नाम लेते हैं, प्रज्ञा ठाकुर मामले में और अतीक अहमद के मामले में कोई फर्क है क्या और कोर्ट में क्या हुआ। ये बड़ा जरूरी सवाल आपने पूछा, और चूंकि ये सवाल इतना महत्वपूर्ण है और तीखा है कि इसका जवाब आसिफ सोहेल नहीं दे सकते। प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर बम धमाकों की साजिश में होने का आरोप लगा। जो अभी तक की जो कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई, उसमें उनके ऊपर वो आरोप साबित नहीं हुए हैं, क्लीन चिट मिली, इसीलिए वो चुनाव लड़कर और सांसद बनी। अतीक अहमद नहीं मिली आपको, ये केस अंडर ट्रायल है, वो अपने हेल्थ इश्यूज से बाहर निकल गए। आप ये मत बोलिए क्लीन चिट नहीं मिली है। आप बम ब्लास्ट करने वाला क्लीन चिट नहीं देता है कोई भी। आसिफ सोहेल, अभी तो आपको पता नहीं था प्रज्ञा ठाकुर मामले में क्या हुआ, अब आप कह रहे हैं क्लीन चिट नहीं मिली। क्या, एक मिनट, क्या एनआईए कोर्ट ने ये नहीं कहा कि सबूत नहीं है प्रज्ञा ठाकुर मामले में। प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर मुल्क से गद्दारी का आरोप है। अरे भाई आरोप है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं है, समझे आप, आरोप है ना, तो वो भी देखिए गैंगस्टर और मुल्क से गद्दारी करने वाले में बहुत फर्क होता है। वो चीज से बोलिए आप। एक मिनट आसिफ सोहेल रुकिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी बोलिए। सिर्फ 30 सेकेंड। मैं कह रहा हूं कि प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर आरोप लगे, उन आरोपों में उनके ऊपर जिस तरह का टॉर्चर हुआ, जिस तरह की चीजें की गई, वो अकल्पनीय है। ऐसा कभी किसी आतंकवादी के साथ नहीं किया गया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज की तारीख में जब हम आज राष्ट्रवाद में ये बहस कर रहे हैं, तो अतीक अहमद सूचीबद्ध अपराधी, पूरी गैंग के जो अपराधी हैं, उनके नाम, उनके पते, उनकी वसूली, उनकी अवैध संपत्तियां, और इस सब में अतीक अहमद जेल में, और प्रज्ञा ठाकुर उसमें जो अभी तक की कानूनी कार्रवाई है, हम देश के संविधान कानून को मान के चलेंगे। हवाई बात नहीं हो सकती है ना कि आप। बहुत अच्छी बात कही है आपने कहा कि अभी पता चल रहा है मुझे, देश की गद्दारी करने वालों को जो है सो अच्छा व्यवहार और गैंगस्टर को जो है सो बुरा व्यवहार बहुत को, क्योंकि वो के शर्मा साहब, ये पूरा मामला आकर टिक रहा है प्रज्ञा ठाकुर पर कि प्रज्ञा ठाकुर का नाम लेकर ये कहा जा रहा है कि प्रज्ञा ठाकुर अतीक अहमद एक हैं। आप वो उधर कर रहे हैं, ये इधर कर रहे हैं। आप जरा बताइए। हिंदुस्तान का मुसलमान डरेगा नहीं, पीछे हटेगा नहीं, अपने मुल्क के लिए बराबर ठहरेगा। सर डरना भी नहीं चाहिए, डरना भी नहीं चाहिए। हिंदुस्तान के मुसलमान क्या, हिंदू सिख ईसाई किसी को नहीं डरना चाहिए, लेकिन उसको डराकर वोट भी नहीं लेना चाहिए। मुसलमान को डराकर ही वोट लेते हैं आप लोग, डराकर वोट लेते हैं कि बीजेपी आ गई तो देखो क्या कर देगी। सुशांत जी के शर्मा कहा है ये मुद्दे पे
देखिए हमारा सुशांत जी, नागपुर के शर्मा को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। के शर्मा बोलिए। के शर्मा को बोलने दीजिए 1 मिनट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है चुनाव लड़ने के शर्मा को सुशांत जी, रिस्पॉन्ड थोड़ा करने शांत दीजिए। कराइए ना। अब ऐसे आप डिबेट नहीं होता है। दूसरों, हाँ के शर्मा बोलिए। डिबेट करना नहीं है, डिबेट का हाँ देखिए, ये जो MIM के जो प्रवक्ता यहाँ जो समर्थक बैठे हैं, उनको मेरा एक सुझाव होगा कि पहले वो कुछ अध्ययन कर लें। राजनीतिक विश्लेषक लिखने से कुछ नहीं होता है। पहले तो ये वो समझें। अभी उन्होंने एक ही बात में शुरू में बस एक लाइन में कह दूं कि ग्रेटर हैदराबाद की जो मैंने बात किया, पहले आप अपना ज्ञान वर्धन करें। ग्रेटर हैदराबाद में 150 सीटें हैं और बाबा साहब का लिखा। अरे थोड़ा शांत रखिए ना सुशांत जी। ऐसे आसिफ सोहेल, आप जब बोलते हैं सब कोई नहीं टोकता। आसिफ सोहेल, ये गलत बात है। आप जब बोलते हैं कोई नहीं टोकता, आप दूसरे को बोलने दीजिए। फिर मैं ऑडियो कम कराऊंगा अगर आप बार बार ये करेंगे। आप दूसरों को बोलने नहीं दे रहे हैं, फिर आपको भी लोग बोलने नहीं देंगे। आप सोचिए, फिर डिबेट नहीं हो पाएगी। के शर्मा आप बहुत बोलिए, फिर उसके बाद आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आसिफ सोहेल, के शर्मा आप बोलिए। सब्जेक्ट उसी पे बात करिए आप। अगर पर्सनल बात करें मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, पहले इनको जानकारी होनी चाहिए कि ग्रेटर हैदराबाद में 150 सीटें हैं और ओवैसी साहब जो है कुल 53 सीटों पे चुनाव लड़ गए। उनकी पार्टी की यह हैसियत भी नहीं है कि ग्रेटर हैदराबाद में 150 सीटों पर भी वो चुनाव लड़ सके। उनको कैंडिडेट नहीं है उनके पास वहां, जिसमें उनकी 3 पुस्तें खपी हैं जिस जगह पर। तो मैं ये कह रहा था, इसलिए वो पहले इसको समझे मैं क्या बोला। दूसरी बात मैं सुशांत जी कहना चाहता हूं, देखिए ये बार बार ये सब विषय ये उठाएंगे। आते ही इन्होंने अयोध्या को फैजाबाद करने की कोशिश की, एक कंट्रोवर्सी पैदा किया, विवाद हुआ। अब वो अतीक अहमद की बात कर रहे हैं, अतीक अहमद गैंगस्टर को अपनी पार्टी, इसलिए ये सब हो रहा है क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको वहां पर उत्तर प्रदेश में पहचान मिलेगी ही नहीं। उनको तो विवाद से अपनी पहचान बनानी है, उनको वहां जहर बोना है, वहां उनको दंगे फसाद की तरह कराने के लिए जो है कट्टरवादी सोच लोगों के अंदर भरनी है, तब जाकर उनका वहां पर कोई पहचान बनेगा। तो वहां जो भोले, जो थोड़ा कम पढ़े लिखे अपने मुस्लिम भाई हैं, उनको ये बहका पाए, उनको ये उत्तेजित कर पाए और फिर वहां दंगे की कार्रवाई की तरह आगे बढ़े और किसी तरह वहां पर कानून व्यवस्था को बर्बाद करने की कोशिश। अरे पर अब्दुल हफीज सईद तो कह रहे हैं ये आपकी बी टीम है, ये आपकी प्लानिंग है जो ये पूरा करने आए हैं। वो होगा सपा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं ये आपकी बी टीम है और आपकी प्लानिंग है ये दंगे कराने की जिसको करने आए हैं। बात बताइए सुशांत जी, मुझे एक बात बताइए, 2014 का चुनाव आपके सामने है। 80 सीटों में हम 73 सीट जीते, क्या ओवैसी जी ने हमें जिताया वहां पर? 2017 के चुनाव में हम 324 सीटें जीते, क्या ओवैसी जी ने हमें वहां चुनाव जिताया है? 2019 में हम जो चुनाव वहां पर जीते, या इनके कारण जीते हैं? नहीं, अब्दुल हाफिज गांधी, उनका सवाल यह है कि ओवैसी 14 में नहीं, 17 में नहीं, 19 में नहीं, उत्तर प्रदेश में किसने जिताया बीजेपी को, अगर वो बी टीम है तो? अब उनका जवाब लीजिए अब्दुल भाई। सुशांत जी, स्थितियां एक जैसी नहीं रहती। जो 2014 में थी, जो 2017 में थी, जरूरी नहीं है कि स्थितियां 2022 में भी वैसी। नहीं, उनका सवाल ये नहीं है सर, उनका जवाब ये नहीं है। उनका 2019 में एक मिनट, ओवैसी कुछ कह रहे हैं, सुना देते हैं। 1 मिनट, ओवैसी लाइव कुछ बोल रहे हैं, 1 मिनट सुनिए जरा। 9 बजे बैठकर जो चीखे मारते हैं, जो पुकारते रहते हैं कि हाँ माई बाप देख लो हमको, हम आपकी तारीफ में बोल रहे हैं, इनको बताना पड़ेगा। इनको बताना पड़ेगा कि लोग बात करके हिंदू और मुसलमान के इत्तेहाद की मोहब्बत की यकीनन वो पैदा होना चाहिए। और कैसे पैदा होगा? अशफाकुल्लाह और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती कैसी थी? राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह एक मंदिर के पास बैठे थे शाम के वक्त, एक मुसलमान आ गए मंदिर पर हमला करने के लिए, तो अशफाकुल्लाह ने अपना रिवॉल्वर निकाल कर कहा, खबरदार तुम मंदिर पर हमला नहीं करोगे वरना अशफाकुल्लाह फायर करेगा। ये मोहब्बत की मिसालें थी। क्या आपको मालूम? नहीं, सुनिए, मैं थाली बजाने के लिए या आपसे दाद हासिल करने के लिए यहां पर नहीं आया हूं। मैं तुम्हारी थालियों का मोहताज न कभी था न कभी रहूंगा। मैं किसी का मोहताज हूं तो अल्लाह का मोहताज हूं। मैं तुमको आपको बताने आया हूं कि अपने दिलों में एक इनकलाब पैदा करो, अपने दिलों में एक तब्दीली पैदा करो। अगर जिंदा हो तो जिंदा कौम की मिसाल बनो, अगर जिंदा हो तो हरकत करो, अगर जिंदा हो तो अपनी पार्टी का
जिंदा हो तो तोड़ दो ये तमाम गुलामी की कैदियों की जंजीरों को, जो 60 साल से तुमको डरा डरा कर तुम्हारा होठ हासिल करके हमको बर्बादी के जहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अशफाकुल्लाह शहीद को एक मुसलमान जेलर जाकर अशफाकुल्लाह से कहता है कि अशफाकुल्लाह, तुम गवाही माफी बन जाओ, तुम ये तमाम जो दीगर हिंदू हैं जिन पर काकोरी ट्रेन का मुकदमा है, तुम उनके खिलाफ बोलो। तो अशफाकुल्लाह ने कहा, मैं एक मुसलमान हूं और बाकी मेरे साथी हिंदू हैं, मैं अपने आप को गिरने नहीं दूंगा, ना अपनी कौम को गिरने दूंगा। मैं अंग्रेजों के खिलाफ था और रहूंगा, मेरा ख्वाब है कि मुल्क आजाद हो। मैं आज रुदौली में खड़े होकर आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि अगर हम अशफाकुल्लाह के ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं, अगर हम राम प्रसाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं, तो अशफाकुल्लाह ने ये ख्वाब देखा था। अशफाकुल्लाह ने ख्वाब देखा था कि मुल्क जब आजाद होगा तो यहां पर सबको उनका हिस्सा मिलेगा। अशफाकुल्लाह ने ख्वाब देखा था कि मैं फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा, 27 साल की उम्र में अपनी। असदुद्दीन ओवैसी खड़े होकर हिंदू मुसलमान एकता की बातें कर रहे हैं, लेकिन जो वो कह रहे हैं उस पर एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। वो सवाल लूंगा, ब्रेक नहीं ले रहा हूं, 30 सेकंड के अंदर हेडलाइन, और हेडलाइन के बाद ये चर्चा जारी है, कोई ब्रेक नहीं ले रहा हूं। हेडलाइन देख लीजिए। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में मायावती ने खेला ब्राह्मण कार्ड, कहा ब्राह्मणों को युद्ध स्तर पर जोड़ना है, सुरक्षा और सम्मान देंगे हम उनको। ओवैसी की पार्टी में शामिल बाहुबली अतीक अहमद का परिवार, पत्नी ने ली एआईएमआईएम की सदस्यता। ओवैसी ने कहा यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यूपी में भी नमाज के लिए अलग कमरे की मांग, सपा विधायक इरफान सोलंकी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा यह योगी सरकार है, न आतंकी छोड़े जाएंगे न नमाज के लिए रूम बनेगा। बिहार विधानसभा में नमाज रूम होने पर सियासत शुरू, बीजेपी विधायक ने रामायण और हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए अलग कमरे की मांग की। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए कमरा बनाने के फैसले पर घमासान जारी, हाईकोर्ट में दी गई चुनौती, बीजेपी का लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन जारी। करनाल में किसानों और प्रशासन के बीच बैठक बेनतीजा रही, राकेश टिकैत ने कहा सरकार से अभी कोई बात नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की चीफ जस्टिस से अपील, कृषि कानूनों पर सार्वजनिक करें कमेटी की रिपोर्ट, सरकार को भी सौंपने की मांग की। एमएसपी पर भारतीय किसान संघ ने किया किसानों की मांग का समर्थन, कृषि कानूनों में 5 बदलाव की मांग, किसान यूनियन के भारत बंद का विरोध। रायपुर कोर्ट ने नंद कुमार बघेल को 15 दिनों के न्यायिक रिमांड पर भेजा, ब्राह्मणों पर दिया था आपत्तिजनक बयान। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के पिता हैं नंद कुमार बघेल। कश्मीरी विस्थापितों के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया, संपत्ति से जुड़ी शिकायतें दर्ज कर सकेंगे विस्थापित। In association with Germ-Off Surface Cleaner, Germs Off, Fragrance On. Sunflame Home Appliances, designed for perfection. Sunflame, the clear choice. Join BFIT Group of Institutions, Dehradun, offering pharmacy and paramedical courses. राष्ट्रवाद में आज मुद्दा उत्तर प्रदेश चुनावों का, जहां असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो चुकी है और पूरी सियासत जो मायावती कर रही है, बीजेपी, सपा और असदुद्दीन ओवैसी, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा, हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट, अब्दुल हफीज गांधी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और आसिफ सहेल एआईएमआईएम का पक्ष रख रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आसिफ भाई, अभी आपने असदुद्दीन ओवैसी को सुना होगा, वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे और एग्जाम्पल दे रहे थे कि अशफाकुल्लाह खान के सामने एक आदमी आया जिसने मंदिर पर कुछ हमला करने की कोशिश की तो उन्होंने बंदूक तान दी। यह कितनी बड़ी विडंबना और दिलचस्प बात है कि असदुद्दीन ओवैसी उस अयोध्या में खड़े होकर, जो राम की जन्मभूमि है और जहां श्री राम जन्मे थे नहीं थे, काल्पनिक थे नहीं थे, इसका सबूत देकर कोर्ट में लड़ाई लड़कर एक मंदिर हासिल करना पड़ा। वहां तो मुसलमानों ने खड़े होकर नहीं कहा कि मंदिर ले लीजिए आप क्योंकि यह राम की जन्मभूमि है, वहां तो आप मस्जिद के लिए लड़ते रहे और वहां असदुद्दीन ओवैसी ने उसका साथ दिया और अब आप वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं चुनाव में हिंदू मुस्लिम एकता की। देखिए,
अयोध्या मंदिर का फैसला आस्था पे नहीं हुआ, पहले आप वो चीज को क्लैरिफाई कर ले। वो एक पोजीशन के ऊपर, डिस्प्यूट के ऊपर कोर्ट को गलत इंफॉर्मेशन दे के फैसला किया गया। वहां पर मस्जिद थी, क़यामत तक हमारे नस्लों को हम बताते रहेंगे वहां पे मस्जिद थी। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, अभी किसी ने असदुद्दीन अवैसी की हैसियत और औकात गिनी है। उनकी हैसियत अवाम की मोहब्बत है, अवाम की तरक्की है, उनकी भाई मैं तो कोर्ट के फैसले पे जा ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं हिंदू मुस्लिम एकता की इतनी पहचान थी तो जो मंदिर वहां था उसको रहने देते ना। उनकी असदुद्दीन अवैसी की हैसियत गिनते गिनते उनकी नस्लें खत्म हो जाएगी, उनकी मोहब्बत अवाम के लिए कभी खत्म नहीं होगी। भाई देखिए, किसी भी नेता की हैसियत जो होती है, वो किसी भी नेता की हैसियत जो होती है सर, वो चुनाव के नतीजों में तय होती है। ना मैं कर सकता ना आप कर सकते, वो जनता तय करती है। तो इतने बड़े बड़े डायलॉग ना दें कि 7 जन्में खत्म हो जाएंगी, पुश्ते खत्म हो जाएंगी, वो किसी की खत्म नहीं होती। ये मुल्क सभी मजहब का है और इस मुल्क के सारे हिंदू मुसलमान सब मिलके नफरत की राजनीति करने वालों के खिलाफ ठहरेंगे, बल्कि उनका साथ नहीं देंगे। उन्होंने जो कहा है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह के बारे में, वो बिल्कुल सही कहा है। वो मोहब्बत कल भी रहेगी, आगे भी रहेंगे। हम सब मिलकर इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे, ना इस मुल्क को तोड़ने की कोशिश करेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या ये जो हिंदू मुसलमान एकता, उनके प्रेम और मोहब्बत की बातें हम सुन रहे हैं, राकेश टिकैत भी कर रहे हैं अल्लाहू अकबर के नारे लगवाकर, और फिर वो प्रेम की बात करते हैं, ओवैसी साहब भी कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश चुनाव जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता का चुनाव बनने वाला है क्या? देखिए सुशांत, इसीलिए कहा जाता है ना कि लोकतंत्र होना चाहिए, न कम्युनिस्ट तानाशाही न इस्लामिक मुल्क। लोकतंत्र सबसे खूबसूरत हो सकता है, इसीलिए हिंदुस्तान में चाहे जो हो उसको एकता की बात तो करनी पड़ेगी, चाहे हिंदू मुस्लिम एकता की बात करनी पड़ेगी, जाति एकता की बात करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात समझिए, और यहां मैं ओवैसी साहब से सहमत होता हूं। असदुद्दीन ओवैसी एक बात कह रहे हैं, वो हैदराबाद से जब से निकले हैं वो एक बात कहते हैं कि मुसलमानों ने बिना सोचे पहले कांग्रेस को अपना नेता माना, फिर लालू यादव और मुलायम यादव को अपना नेता माना, देश के अलग अलग हिस्सों में दूसरे हिंदू नेताओं को अपना नेता माना जो तथाकथित तौर पर सेकुलरिज्म की बात करते थे। इसका मतलब कि वो जो सेकुलरिज्म था उसमें कुछ फर्जीवाड़ा था, कुछ गड़बड़ थी। और असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि देखिए, अगर मुझे आप नेता मानेंगे, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमानों की समस्या जानता हूं, तो ये बात उनकी जायज भी दिखती है, क्योंकि सारी पार्टियां अगर मुसलमानों को डराकर सिर्फ वोट लेना चाहती है, और देखिए उनकी बात असर कर रही है, अगर असर नहीं करती तो 5 लोग, लालू जी से बड़ा कोई मुसलमानों का रहनुमा नहीं था, लेकिन 5 लोग बिहार की विधानसभा में AIMIM से जीत कर पहुंच गए। तो मुझे लगता है कि इस तरह से एकदम से खारिज करना असदुद्दीन ओवैसी को, क्योंकि वो अभी उत्तर प्रदेश नहीं, खारिज तो बिल्कुल नहीं कर रहे सर, बिल्कुल भी खारिज नहीं कर रहे। लेकिन अब्दुल हाफिज गांधी साहब, असदुद्दीन ओवैसी का कहना है समाजवादी पार्टी ने क्या किया मुसलमानों के लिए? MY फैक्टर आप लेकर चले, आपने कुछ नहीं किया, उनको सिर्फ ठगा है। देखिए, समाजवादी पार्टी संविधान में विश्वास रखती है और हमने जब जब सरकारें चलाई हैं हमने सभी वर्ग के लिए काम किया है। जो हमने विकास कार्य किए हैं वो सभी वर्ग के लिए हैं। हमने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पे बनाया, उसमें सभी वर्ग के लोग चलते हैं। हमने लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन किया, हमने सभी वर्गों का उस पर ख्याल रखा। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को यह समझना चाहिए कि जो विकास होना चाहिए वो इंक्लूसिव होना चाहिए। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात समाजवादी पार्टी करती है, इसमें हम चाहते हैं कि सभी वर्गों का विकास हो। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब से, जैसे आपने पहले भी एक सवाल पूछा था मुझसे, तो मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ेंगे, क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब कभी हिम्मत कर पाएंगे कि तेलंगाना में 119 सीटें हैं, अभी तक वो 8 सीटें लड़ते हैं, क्या 8 सीटों से ज्यादा कभी लड़ने की हिम्मत वो तेलंगाना में दिखा पाएंगे? शायद नहीं दिखा पाएंगे। तो जो पार्टी के शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। आसिफ सोहेल ये कह रहे हैं अब्दुल हाफिज गांधी कि आपको उत्तर प्रदेश में 100 सीट पर लड़ना है और तेलंगाना में तो आप लड़ नहीं पाते ज्यादा सीटों पर। मेरे काबिल दोस्त अब्दुल भाई अच्छे प्रोफेसर भी है, पहले आप ये जानकारी होना चाहिए, इससे पहले के चुनाव ने उसमें 100 के ऊपर सीट पे चुनाव लड़ा है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ते बोल के, हालात जैसे बनते हैं, हर पार्टी का अपनी स्ट्रैटेजी होती है। आप बेहतर जानते हैं ये चीज को, आप भी जमीनी स्तर से राजनीति करते हुए आए हैं, आप पता है स्ट्रैटेजी क्या होती है चुनाव की, वो हिसाब से चलते हैं। और रही बात, मैंने आपको बताया है कि मुल्क भर में हर किसी का अपना एक वोट बैंक चल रहा है।
आज मुसलमान अपनी आवाज, अपना दर्द किसी को बताने के लिए पीछे हट रहा है, क्यों? तो उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो आज असदुद्दीन अवैसी मुल्क की एक आवाज बन के, दर्द की आवाज, तरक्की की आवाज। पर वो तो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी सबको लेकर चलती है, आप कह रहे हैं वो मुसलमान समाजवादी पार्टी को भी दर्द नहीं बता सकता। जब गुजरात से निकल कर कोई प्रधानमंत्री बन सकता है तो हैदराबाद से निकल कर क्यों नहीं, समाजवादी पार्टी, आसिफ सोहेल, समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए काम किया नहीं किया? देखिए, समाजवादी पार्टी के दौर में मुसलमानों को भी तकलीफ दी गई, भाजपा बहुजन समाज पार्टी के दौर में भी जो है तकलीफ दी गई। इसलिए आज जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है वहां पे, तो वैक्यूम क्रिएट होने की तरफ से दूसरे पार्टी की एंट्री हो रही है ना, उसकी जिम्मेदार कौन है? अगर आप आपका शासन आप बराबर चलाते तो इनको जरूरत नहीं थी ना वहां तक आने की। उत्तर प्रदेश से लोग दारुसलाम आ रहे हैं अपनी तकलीफ को लेकर, तो उनको जाना पड़ रहा है। के शर्मा साहब, आपको ये सूट करता है क्या? आपके लिए तो ये विन विन सिचुएशन है। अगर ये मुस्लिम वोटों का बंटना आपके पक्ष में जाता है, समाजवादी पार्टी कमजोर होती है, लेकिन बसपा आपको चोट पहुंचा रही है। वो कह रही है ब्राह्मणों को आपने बड़ा नुकसान पहुंचाया है, ठाकुरवाद फैलाया है, उधर मायावती आपको चोट पहुंचा रही हैं। सुशांत जी, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं आपको कि यदि आप पहले के, यहाँ हर्षवर्धन जी बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, 2014 से पहले उत्तर प्रदेश के संदर्भ में राजनीतिक विश्लेषक कहा करते थे कि यदि आपको उत्तर प्रदेश में भाजपा चुनाव लड़ रही है तो उसे ये सोच लेना चाहिए कि लोकसभा में 25 सीट, जिसका निर्णय मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जो हाँ मुस्लिम करते हैं, उसको छोड़ के आगे की गिनती आप गिनिए। यही बात विधानसभा में कही जाती थी कि 100 से 125 सीट आप छोड़ दीजिए, इसके बाद बीजेपी अपनी काउंटिंग चालू करे। लेकिन हमने इस पूरे राजनीतिक पंडितों के विश्लेषण को बदला, हमें सभी वर्गों का वोट मिला, तभी हम 80 में सीटों में 73 सीट जीते और 2402 में, यानी उसमें 324 सीटें हम जीते। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश की जनता 2014 के बाद अब जातिवाद, वंशवाद, संप्रदायवाद और तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार का विरोध करते हुए सिर्फ विकासवाद पर वोट करेगी, और विकास जो हमने 5 वर्षों में किया है उस विकास के बल पर। ठीक है सर, ज्यादा वक्त नहीं है, वो भी देखेंगे। आपकी बात भी सुनी, सपा की भी सुनी, AIMIM की भी सुन रहे हैं, बसपा की भी सुन रहे हैं, पब्लिक किसकी सुन रही है इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए आज राष्ट्रवाद में। लेकिन एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं, हरियाणा के करनाल में किसानों का मार्च, भारी संख्या में किसान वहां पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको करनाल की, मिनी सचिवालय की तरफ किसानों का मार्च हो रहा है। नेशनल हाईवे 44 पर किसान पहुंचे हुए हैं और नेशनल हाईवे 44 को बंद कर दिया गया है। हाईवे पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। ये तस्वीरें आप करनाल की देख रहे हैं, हरियाणा की, जहां पर आज किसान जो है वो चाहते थे कि वो मिनी सचिवालय की तरफ जाएं, लेकिन वहां पर इंटरनेट सुविधा जो है वो कल से बंद कर दी गई थी। बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। नेशनल हाईवे 44 पर जो किसान पहुंचे हैं उसकी तस्वीर है। हालांकि बहुत बड़ी संख्या भी नहीं दिख रही है। जो हम अगर टॉप एंगल शॉट देख रहे हैं तो किसान नजर तो आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत हजारों किसान हैं। लेकिन वहां पर वो पहुंचे हुए हैं और आगे जाना चाहते हैं और सड़क पर उनको रोका गया है। हरियाणा के करनाल की तस्वीर आप ये देख रहे हैं। सुरक्षा बल, पुलिस सब वहां मौजूद है और किसान जो आगे जाना चाहते हैं उन्हें रोका गया है। बहुत बड़ी संख्या किसानों की यहां नजर नहीं आ रही, लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि अभी किसान आ ही रहे हैं, वो पहुंचेंगे। लेकिन जो पहुंचे हैं वो अभी तस्वीर आपके सामने है। मिनी सचिवालय की तरफ किसान बढ़ना चाहते हैं, वहां प्रदर्शन करना चाहते हैं, उन्हें अभी रोका गया है। पूरा करनाल जो है वो छावनी में तब्दील किया गया है। 40 कंपनियां वहां पर लगाई गई हैं, पुलिस बल लगाया गया है और सामने किसान मौजूद हैं। और वहां पर अभी तक किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। पिछली बार आपको याद होगा करनाल में लाठीचार्ज हो गया था,
अभी तक कम से कम वैसी स्थिति नहीं है, किसान और सुरक्षा बल आमने सामने हैं, लेकिन स्थिति में जो है वो अभी काबू में है। तो ये हरियाणा के करनाल की तस्वीरें आ रही हैं। सामने एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ सुरक्षा बल है। गौरव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गौरव, आप वहां मौजूद हैं, क्या तस्वीर है, क्या स्थिति बनी हुई है अभी वहां पर, क्या चल क्या रहा है? देखिए, स्थिति चिंताजनक है और तनावपूर्ण भी है, क्योंकि अनाज मंडी जहां पर किसानों की महापंचायत थी, जहां से ये सारी भीड़ निकल कर चली थी, ये सारी भीड़ जो है NH 44 पर हाईवे पर आ चुकी है और अब ये लोग बैरिकेड से आगे बढ़ते हुए सचिवालय जाने के रास्ते पर पहुंच चुके हैं, जहां पर सबसे ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती इस वक्त दिखाई दे रही है। हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो है तैनाती है। और मैं आपको बता दूं कि हजारों की संख्या में जो भीड़ है इस वक्त अनाज मंडी से लेकर और करनाल के मिनी सचिवालय के रास्ते पर सड़कों पर इस वक्त दिखाई दे रही है। NH 44 पर जो या पूरा जो रास्ता है वो पूरी तरह से मानकर चलिए बाधित है, बहुत रुक रुक कर चल रहा है। और खास करके जो स्थिति है कि जो पुलिस यहाँ पर तैनात है वो पूरी तरह से जो है सरेंडर करते हुए इस वक्त लगातार नजर आ रही है। जो भी भीड़ आ रही है उसको आगे जाने दिया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने काफी ज्यादा लेयर्ड बैरिकेडिंग की थी, लेकिन वो सारी बैरिकेडिंग को धीमे धीमे खोलकर इन सभी को आगे बढ़ने दिया जा रहा है। अब सवाल ये है कि जो ये किसानों की भीड़ है, रेला है, कि कहां से बढ़कर कहां तक आगे जाएगा। ठीक है गौरव, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, आप वहां मौके पर हैं, आपने थोड़ी देर पहले जो हमें रिपोर्ट रिकॉर्ड करके भेजी है वो दर्शकों को दिखाते हैं, फिर आपसे बात करता हूं। इस वक्त हम करनाल में NH 24 पर हैं। इस वक्त मैं पीछे कोशिश करूंगा कैमरा पर्सन मेरे तस्वीर जूम करके दिखाएं। जो किसानों का रेला है वो हाईवे पर आ चुका है और वो धीमे धीमे शहर की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। हजारों किसानों का रेला इस वक्त सड़क पर मौजूद है और ये बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त इस तरह की तस्वीर अभी तक किसान आंदोलन में पिछले 9 महीने में देखने को नहीं मिली थी, लेकिन अगर आप फिलहाल हालात देखें तो यहाँ पर स्थिति जो है काफी ज्यादा गंभीर होती जा रही है। DM, SSP और तमाम सुरक्षा बल इस वक्त मौके पर हैं और कोशिश हो रही है कि यहाँ पर जो स्थिति है उसको संभाला जाए, लेकिन सभी किसान जो है वो सड़क पर आ चुके हैं और अब उनको रोकना और शहर के अंदर से जाकर रोकना, रिटेन करना सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त प्रशासन के लिए है। कैप्टन देवेंद्र बिष्ट के साथ मैं गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ नवभारत, करनाल। करनाल हरियाणा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किसान आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई अप्रिय घटना ना हो इसलिए पूरे इलाके को छावनी में बदलकर इंटरनेट की सुविधा रोककर, क्योंकि आजकल बड़ी तेजी से फेक न्यूज फैलती है, वायरल होते हैं वीडियोस, तो उस पर लगाम लगाने के लिए वहां तैयारी भी की गई है। वहां की तस्वीरें, जानकारी इस छोटे से ब्रेक के बाद राष्ट्रवाद में लौट रहे हैं। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहा हूं, तस्वीरें दिखा रहा हूं। हरियाणा के करनाल में किसानों का मार्च जो है वो आगे बढ़ रहा है, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर किसान मौजूद हैं, उनके सामने पुलिस बल, सुरक्षा बल की मौजूदगी की तस्वीरें, और किसान आगे बढ़ते हुए मिनी सचिवालय की तरफ जाना चाहते हैं, उसकी तस्वीरें आ रही हैं। अब वहां क्या हालात बनते हैं इस पर नजर रहेगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, बड़ी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। इंटरनेट की सुविधा वहां रोकी गई है कल रात से सुरक्षा के लिहाज से, और ऐसे में किसान आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा की तस्वीर, मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत हुई थी उसके बाद अब करनाल में किसानों का ये मार्च, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अगर आप कंपेयर कीजिएगा मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत हुई थी उससे, तो भीड़ संख्या उतनी नहीं है किसानों की जितनी उस दिन थी, लेकिन किसान वहां पहुंचे हैं और वहां पर तस्वीरें नजर आती हैं कि वो आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस खबर पर और जानकारी के साथ लौटेंगे, लेकिन एक जरूरी बात आपको बता दूं, टाइम्स नाउ नवभारत पर रात 8 बजे सवाल पब्लिक का शो जो आता है, जिसमें आप सवाल पूछते हैं हुक्मरानों से, उसके लिए आप सवाल भेज सकते हैं 918097471285 पर। यह व्हाट्सएप नंबर है। 15 सेकंड में अपना सवाल रिकॉर्ड कीजिए और हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। और आज जो डिबेट का टॉपिक है, संविधान में सब समान, असेंबली में नमाजी कमरे की क्यों डिमांड, असेंबली में नमाज के लिए रूम होना चाहिए तो अरदास भजन का कमरा क्यों नहीं होना चाहिए, नमाजी कमरे की मांग क्या यूपी चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की राजनीति है, इस पर आप अपना सवाल रिकॉर्ड करके भेजिए। 15 सेकंड का सवाल होना चाहिए जो सीधे लाइव में
एडिटर इन चीफ नाविका कुमार आपका सवाल पैनलिस्ट के सामने रखेंगी।